Hello everyone. Welcome to our YouTube channel Management 360 Degree. Myself रेखा दरोगा. आज से मैं आपको BBA 6 सेमेस्टर के ऑपरेशन रिसर्च सब्जेक्ट का यूनिट 1 इंट्रोडक्शन ऑफ ऑपरेशन रिसर्च स्टार्ट करने वाली हूँ. ये सिर्फ BBA 6 सेमेस्टर में नहीं, यही सेम सब्जेक्ट MBA सेकेंड सेमेस्टर ऑफ RTU उसमें भी क्वांटिटेटिव टेक्निक के नाम से ये सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है. तो आज हम इसी सब्जेक्ट का ऑपरेशन रिसर्च या क्वांटिटेटिव टेक्निक्स ये एक ही सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन पार्ट आज देखेंगे. तो लेट्स स्टार्ट द इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ ऑपरेशन रिसर्च. The first, what is the meaning of operation research, right? ऑपरेशन रिसर्च ये दो अलग अलग वर्ड को ज्वाइंट करा हुआ है. जैसे कि फर्स्ट वर्ड इज ऑपरेशन, सेकेंड वर्ड इज रिसर्च. रिसर्च मीन्स व्हाट? कि किसी चीज को इन्वेस्टिगेट करना या किसी चीज को सर्च करना, उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन लेना. बट कैसे? रिसर्च, ये तो हुआ सर्च, पर हमें वापस से उसके बारे में सोचना या उसके बारे में वापस से हमें रिसर्च करना. मतलब वापस से, राइट. और ऑपरेशन मीन्स व्हाट? ऑपरेशन काम हमारा, तो काम हम इसको कहाँ पे जोड़ेंगे? बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से. तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू में क्या काम? तो जो मेन कोर है बिजनेस का, मैनेज मैनेजमेंट में क्या आएगा? HR, फाइनेंस, मार्केटिंग, प्रोडक्शन, राइट. कि कैसे हम लोग कोई एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेके आ सकते हैं कुछ इन्वेस्टिगेट करके, राइट. जो हमारे पास डेटा है उस डेटा में ही हम रिसर्च करेंगे जिससे हम अपने ऑपरेशंस के लिए कुछ ना कुछ डेटा एनालिसिस करके एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेके आ सके. तो देखते हैं मीनिंग ऑफ क्वांटिटेटिव टेक्निक्स और ऑपरेशन रिसर्च कि इट कैन बी अंडरस्टूड एज अ collection of mathematical and statistical tools that provide powerful means of analysis, राइट. जैसे मैंने आप लोग को बात अभी बताई कि हम यहाँ पे डेटा को एनालाइज करेंगे फॉर इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग इन अ बिजनेस. Quantitative technique involves the use of number of symbols, mathematical expressions and other elements of quantities like judgment, intuitions of decision makers. अब ये प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए कैसे ऑपरेशन रिसर्च यूज होता है? तो इसके 3 फेजेस हैं. फर्स्ट इज जजमेंट फेज, सेकेंड वन इज रिसर्च फेज एंड थर्ड वन इज एक्शन फेज. जजमेंट फेज, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? आइडेंटिफाई, जज करेंगे कि हमें क्या है प्रॉब्लम, हमारे बिजनेस के अंदर कौन सा इश्यू आ रहा है जिसकी वजह से हमें एनालिसिस करने की जरूरत पड़ी है, राइट. लाइक कि सेल्स डाउन जा रही है, तो क्यों सेल्स डाउन जा रही है? तो ये सेल्स डाउन जा रही है, दैट इज माय इश्यू, प्रॉब्लम. पहले तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? आइडेंटिफाई करेंगे कि रियल प्रॉब्लम क्या है. देन सिलेक्शन ऑफ अप्रोप्राइट ऑब्जेक्टिव एंड वैल्यू ऑफ वेरियस वेरिएबल रिलेटेड टू दैट ऑब्जेक्टिव. फिर उस प्रॉब्लम के लिए हमें अलग अलग ऑब्जेक्टिव फाइंड आउट करने हैं कि क्या यही एक तरीका है जिससे मेरी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, या फिर यही एक रीजन है जिसकी वजह से मेरी प्रॉब्लम हो रही है. ऐसे बहुत सारे जो भी हमारे पास रीजंस है, उन रीजंस को हमें यहाँ पे लेना है. एप्लीकेशन ऑफ द अप्रोप्रिएट स्केल ऑफ मेजरमेंट, यहाँ पे प्रॉपर हमें मेजरमेंट का स्केल लेना है कि जो हमें एक्चुअल में, लाइक हमें कुछ एनालिसिस करना है, डेटा एनालिसिस करना है, मुझे देखना है कि एडवर्टाइजमेंट और सेल्स के बीच में क्या रिलेशनशिप है, राइट. मुझे ये मेरी प्रॉब्लम है, मुझे फाइंड आउट करना है रिलेशनशिप. तो अब यहाँ पे मेरा ऑब्जेक्टिव क्या हो गया? टू फाइंड आउट द रिलेशनशिप बिटवीन एडवर्टाइजमेंट एंड सेल्स. अब यहाँ मैं कौन सा स्केल मेजरमेंट में लूंगी? तो मुझे अब यहाँ पे कोरिलेशन करना है. तो कोरिलेशन के लिए भी पहले मुझे उसमें देखना पड़ेगा भाई ये कौन से स्केल है. स्केल डिफरेंट डिफरेंट रिसर्च
मैथोडोलॉजी में हम आप लोगों ने पढ़ा होगा, रिसर्च मैथोडोलॉजी में बहुत सारे मेजरमेंट के स्केल्स आते हैं, लाइक रैंक ऑर्डर स्केल, न्यूमेरिकल स्केल्स, राइट, रेशियो स्केल्स। तो इसमें से मुझे मेरे प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग कौन सा स्केल, मेरा डेटा कौन सा स्केल मेजर कर सकता है वो देखना है। देन फॉर्मुलेशन ऑफ एन अप्रोप्राइट मॉडल फॉर दी प्रॉब्लम, फिर उसके ऊपर से मुझे देखना है कि मैं कौन सा मॉडल यहाँ पे अप्लाई कर सकती हूँ, लाइक स्टेटिस्टिकल मॉडल कौन सा होगा यहाँ पे, मुझे रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है तो यहाँ पे मैं कौन सा अप्लाई करूंगी, कोरिलेशन। देन सेकेंड वन इज रिसर्च फेज। In this phase, largest and longest, ये जो फेज है वो कौन सा है, लार्जेस्ट एंड लॉन्गेस्ट फेज है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा टाइम रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे क्या होगा, हम ऑब्जर्वेशन करेंगे, हमारा डेटा कलेक्शन जाएगा। हमने प्रॉब्लम तो आइडेंटिफाई कर ली कि भाई मेरी ये प्रॉब्लम है, मेरी सेल्स डाउन जा रही है, बट अब उसके भी सेल्स डाउन जाने के रीजंस मुझे फाइंड आउट करने पड़ेंगे, राइट। तो उसके लिए मुझे कभी ऑब्जर्वेशन भी करना पड़ेगा कि क्या रीजन है, या फिर मेरे पिछले साल के सारे डेटा मुझे कलेक्ट करना पड़ेगा कि पिछले 5-6 महीने में मेरा सेल्स कितना रहा है या एक साल में सेल्स कितना रहा है, ताकि मुझे पैटर्न समझ में आए कि आगे मुझे इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे लेके आना है। देन फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, फिर यहाँ पे मैं एक हाइपोथेसिस कि सही में इस रीजन की वजह से मेरा सेल्स डाउन जा रहा है क्या। देन ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन ऑफ द टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस, फिर मैं उस हाइपोथेसिस के लिए मेरा जो भी ऑब्जर्वेशंस है उसके अकॉर्डिंग मैं क्या करूंगी, टेस्ट रन करूंगी। देन एनालिसिस करूंगी, जो भी इंफॉर्मेशन मेरे पास अवेलेबल है, देन उस एनालिसिस के अकॉर्डिंग मैं क्या करूंगी, प्रेडिक्शन लगाऊंगी, और प्रेडिक्शन के बेसिस पे लास्ट क्या रहेगा, मेरा रिजल्ट आएगा। देन एक्शन फेज, एक्शन फेज में क्या होगा, हम यहाँ पे रिकमेंडेशन देंगे कि जो भी हमारा डिसीजन लेना है उसके लिए हम लोग रिकमेंडेशन देंगे। अगर हमारा सेल्स सपोज इसीलिए कम हो रहा है कि हम लोग सीजनल प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं जिसकी अब डिमांड धीरे धीरे कम होने वाली है, तो हमारा ये मोटिव क्लियर हो जाएगा कि सीजन जाने वाली है, जिसकी वजह से अब हमारा प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो धीरे 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 कम हो जाएगी, इसीलिए यहाँ पे सेल्स कम हो जाएगी। दिस इंडिविजुअल मस्ट बी अवेयर ऑफ द एनवायरमेंट इन विच द प्रॉब्लम इज ऑक्योर्ड, हमें हमेशा हमारा प्रॉब्लम क्यों हुई है ये जानना पड़ेगा, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारी कंपनी का बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या है वो देखना पड़ेगा। ये जो प्रॉब्लम हमने आइडेंटिफाई करी है उसके पीछे क्या प्रॉब्लम है, क्या assumptions थी जिसकी वजह से हमने ये प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करा, ये सब चीजें यहाँ पे डिसाइड होगी। देन मॉडल्स ऑफ ऑपरेशन रिसर्च, तो कुछ मॉडल्स हैं जिसकी अलग अलग टाइप्स है। तो फर्स्ट होता है बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर के बेस पे बहुत सारे मॉडल को हमने क्लासिफाइड करा है। तो फर्स्ट इज फिजिकल मॉडल। तो फिजिकल मॉडल्स में क्या आएगा, इट रिप्रेजेंट द फिजिकल अपीयरेंस ऑफ द रियल ऑब्जेक्ट अंडर द स्टडी, आइदर रिड्यूस इन साइज और अ स्केल अप। यहाँ पे क्या होगा कि जो भी हमारा रियल ऑब्जेक्ट है, जो भी हमारा इश्यूज है या जो भी हमारा मेन ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर ही हम लोग क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, उसकी अपीयरेंस, उसका फिजिकली अवेलेबल होना जरूरी है। लाइक फिजिकल मॉडल्स आर यूजफुल ओनली इन अ डिजाइन प्रॉब्लम बिकॉज दे आर इजी टू ऑब्जर्व, बिल्ड एंड डिस्क्राइब। जब भी हमारे डिसीजन किसके रिगार्डिंग होंगे, डिजाइन रिलेटेड होंगे, तभी हम लोग फिजिकल मॉडल अप्लाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन द एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री, scale models of a proposed new aircraft are built and tested in wind tunnel to record the stress experienced by the airframe। एयरक्राफ्ट इंडस्ट्रीज में फिजिकल मॉडल को कैसे यूज करा जाता है, जिसका एक एग्जांपल है कि जहां पे एक नया एयरक्राफ्ट बनाया जा रहा है उसको विंड की टनल में ही टेस्ट करा जाता है, जिसकी वजह से हम उनको एयर का जो फ्रेम है, एयर कितना प्रेशर होगा, कितना स्ट्रेस होगा, वो जान सकते हैं। फिजिकल मॉडल कैन नॉट बी मैनिपुलेटेड एंड आर नॉट वेरी यूजफुल फॉर दी प्रिडिक्शन। ये सिर्फ और सिर्फ हम लोग इसको मैनिपुलेट भी नहीं कर सकते। जो चीज हमने उस पर्टिकुलर टाइम पे
एक्सपीरियंस करी है वही चीज हम लोग बोलेंगे, नहीं कि यहाँ पे उस चीज को हम मैनिपुलेट कर सकते हैं। Problems such as portfolio selection, media selection, production scheduling, etc. cannot be analyzed with the help of this model. मुझे जानना है मुझे कौन से पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करना चाहिए, तो मैं यहाँ पे फिजिकल मॉडल के थ्रू उसको एनालाइज नहीं कर सकती हूँ। प्रोडक्शन का स्केड्यूल करना है कि कितने टाइम पे मेरी कौन सी लाइन चलेगी, कब कौन सा प्रोडक्ट मुझे बनाना है, ये सब चीजें भी हम लोग फिजिकल मॉडल के थ्रू नहीं कर सकते हैं। फिजिकल मॉडल के कुछ क्लासिफिकेशन है, अलग टाइप्स है। फर्स्ट इज आइकॉनिक मॉडल। An iconic model is scale that is small or big in a size version of the system. Such model retain some of the physical characteristics of the system they represent. For example, blueprints of the home, right? क्योंकि जो आइकॉनिक मॉडल्स है उसको हम लोग एक स्केल के थ्रू मेजर करते हैं, चाहे वो बड़ी साइज में होगा या चाहे वो स्मॉल साइज में होगा। ब्लू हम लोग घर बनाने से पहले घर का जो नक्शा तैयार करता है दैट इज ब्लूप्रिंट। वो एग्जांपल है किसका, आइकॉनिक मॉडल का। मैप्स हो गए, फोटोग्राफ्स हो गए, ड्राइंग्स हो गई, ये सारी चीजें हमारी किस में आएगी, आइकॉनिक मॉडल में। एंड आइकॉनिक मॉडल इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सिस्टम। वो क्या, हमें घर कैसा बनाना है वो ब्लूप्रिंट से हमें पता चल जाएगा। वो घर नहीं बना, सिर्फ उसका नक्शा है, कहाँ पे बेडरूम होगा, कहाँ पे किचन होगा, कहाँ पे हॉल होगा, ये सारी चीजें हमें उसमें मैप में ब्लूप्रिंट में दिखाई देगी, राइट। तो उसके कैरेक्टरिस्टिक डिस्क्राइब कर रहा है कि कितने बाय कितने का हमारा रूम होगा, कितने बाय कितने का किचन होगा, कहाँ पे हमारा मंदिर होगा, ये सब चीज हमें डिस्क्राइब करेगी। बट पूरे के पूरे घर को या पूरे के पूरे सिस्टम को वो डिस्क्राइब नहीं कर सकता है। दिस मीन्स दैट सच मॉडल आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट सिस्टम कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इसीलिए सिर्फ आइकॉनिक मॉडल क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक्स, कोई भी ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट का कैरेक्टरिस्टिक्स वो बताएगा। फॉर एग्जाम्पल, color of an atom does not play any vital role in scientific study. Type of engine in a car, right? कि कार, कौन सी कार का क्या पार्किंग करने के लिए, टाइप ऑफ इंजन इन अ कार हैज नो रोल टू प्ले इन द स्टडी ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ पार्किंग, राइट। पार्किंग के प्रॉब्लम के लिए हमें कार में कौन सा इंजन लगा है उसकी कोई जरूरत नहीं है, हमें तो सिर्फ क्या करना है, पार्किंग की जगह देखनी है कि कहाँ पे खाली जगह है, वैकेंट जगह है जहाँ पे जाके मैं अपनी कार पार्क कर सकूं। सेकेंड मॉडल इज एनालॉग मॉडल। एन एनालॉग मॉडल डज नॉट रिसेंबल physically the system they represent but retain the set of characteristics of the system. एनालॉग मॉडल फिजिकल मॉडल की तरह ऑब्जेक्ट पे फिजिकली प्रेजेंट नहीं रहता है, बट ये क्या है, कैरेक्टरिस्टिक है उसका। सच मॉडल आर मोर जनरल देन आइकॉनिक मॉडल एंड कैन ऑल्सो बी मैनिपुलेटेड। और इसको हम क्या कर सकते हैं, मैनिपुलेटेड भी कर सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, उसको ऑब्जेक्ट को प्रेजेंट रहना जरूरी नहीं है। सेकेंड टाइप है सिंबॉलिक मॉडल। स्ट्रक्चर के बेसिस पे फर्स्ट मॉडल था फिजिकल मॉडल, उसमें दो टाइप थी, और अब symbolic model. This model use algebraic symbols, that is letters, number and function to represent the variables and their relationship for describing the properties of the system. Symbolic models क्या करेगा, use करेगा symbols को। कौन से symbols को, तो जो letters, numbers है, और उन्हीं के ऊपर अपना काम start करेगा। Such relationship can also be represented in physical form like verbal model and mathematical model. Verbal models में क्या क्या आएगा, written sentences, जो books है, जो भी हम लोग बोलते हैं या लिखते हैं, राइट, वो सब चीजें किस में आएगी, वर्बल मॉडल्स में। बुक्स हो गई, रिटन सेंटेंसेस हो गया। और मैथमेटिकल मॉडल्स में क्या आएगा, जो मैथमेटिकल सिंबल्स है लाइक प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेशन, ये सारे वेरिएबल्स जो है उनके बीच का जो रिलेशनशिप होगा वो किससे शो करा जाएगा, मैथमेटिकल मॉडल से।
देन सेकेंड टाइप है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द फंक्शन और पर्पस के क्लास बेस पे कौन से टाइप है अवेलेबल मॉडल्स के। तो फर्स्ट इज डिस्क्रिप्टिव मॉडल, जो खुद कह रहा है डिस्क्राइब करना, राइट। तो कैसा है, दिस मॉडल आर यूज्ड टू इन्वेस्टिगेट द आउटकम ऑफ वेरियस अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शंस। यहाँ पे हमें क्या करना है, इन्वेस्टिगेट करना है। किसको इन्वेस्टिगेट करेंगे, जो भी हमारा रिजल्ट आया है, जो भी हमारे पास वेरियस अल्टरनेटिव एक्शंस है। जो कई बार होता है कि अगर सपोज मुझे ये पता चला है कि मेरा सेल्स डाउन हो रहा है, तो सेल्स डाउन क्यों हो रहा है, उसके पीछे के रीजंस है, डिमांड नहीं है, राइट, या लोगों का टेस्ट और प्रेफरेंसेस चेंज हो गए हैं, या मेरे कॉम्पिटिटर ने कोई नया ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च करा है जिसकी वजह से मेरी सेल्स डाउन हुई है। तो मेरे पास ये 3 अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शंस है। अब उसके बेसिस पे मेरा आउटपुट क्या आएगा, मैं उसको इन्वेस्टिगेट करूंगी और उसके बेसिस पे आगे स्ट्रेटेजी बनाऊंगे, प्लानिंग करेंगे हम कि कैसे अब सेल्स को इंक्रीज करना है। Since these models are evaluate the consequences based on the given conditions, कि हमारे पास जो conditions हमारे पास पहले से ready है, हमने जो भी assumptions लगाए, जो हमारे पास alternatives है, उसी के basis पे हम लोग evaluations करते हैं। There is a no guarantee that an alternative selected is a optimal, कि जो हम लोगों ने सारे alternative use करे हैं क्या वही के वही चलेंगे, उसकी कोई गारंटी नहीं है। These models are usually applied in decision making where optimization models are not applicable, and when the objective is to define the problem or assess its seriousness rather than to select the best alternative। ये कब हम लोग यूज कर सकते हैं कि जब हमें सिर्फ बेस्ट अल्टरनेटिव ऑप्शन सिलेक्ट करना है कि ये जो सारे के सारे जो प्रॉब्लम्स है हमारे पास है, उसमें से कौन सा बेस्ट अल्टरनेटिव है जो मुझे प्रॉपर रिजल्ट दे पा रहा है, अगर उसको सिलेक्ट करना है तो मैं यही मॉडल यूज करेंगे। देन प्रिडिक्टिव मॉडल, predictive model represent the relationship between dependable and independent variables, right। जो वेरिएबल्स होते हैं उसमें जो भी डिपेंडेबल वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का रिलेशनशिप बताएगा उसको हम क्या बोलेंगे, प्रिडिक्टिव मॉडल्स। लाइक फॉर एग्जांपल रेन एंड क्रॉप, राइट, कि अगर बारिश हुई तो फसल अच्छी होगी, तो बारिश और फसल के बीच में जो रिलेशनशिप है वो फाइंड आउट करना। तो यहाँ पे डिपेंडेबल वेरिएबल क्या हो जाएगा, फसल, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या हो जाएगा, रेन, बारिश, राइट, कि डिपेंड करता है कि बारिश कैसी होगी और फसल कैसी होगी। These models do not have an objective function as a part of the model of evaluating decision alternative based on the outcomes or payoff values। यहाँ पे हम लोग डिसीजन किस पे लेंगे, अल्टरनेटिव ऑप्शन हमारे पास क्या है, क्या आउटकम है जिसके लिए हम क्या चाहते हैं और हमें क्या मिला है, राइट। कॉज एंड इफेक्ट यहाँ पे बताया जाएगा, बारिश अच्छी नहीं हुई इसीलिए फसल भी अच्छी नहीं हुई, या बारिश अच्छी हुई तो फसल अच्छी हुई, पर बारिश तो अच्छी हुई, बाढ़ आ गई इसलिए फसल खराब हो गई, राइट। तो इसी की यहाँ हमें कुछ ना कुछ पे ऑफ वैल्यूज मिलेगी। पे ऑफ वैल्यूज मतलब क्या होगा यहाँ पे, कि कुछ ना कुछ कॉस्ट हमें बियर करना पड़ेगा। Also, through the such model, decision maker does not attempt to choose the best decision alternative, but only can have an idea about possible alternative available to him। हमारे पास यहाँ पे पता था कि बारिश हुई है, इसे बारिश अच्छी हुई इसलिए फसल अच्छी हुई, बट इसके साथ साथ बहुत सारी चीजें और भी एड ऑन होगी, शायद हमने खाद भी उसमें डाला होगा, राइट। फिर दूसरे और भी जो फैक्टर्स है फसल को अच्छा बनाने के लिए वो भी यहाँ पे अफेक्ट कर रहा होगा, बट हम लोग उस चीज को यहाँ पे कंसीडर नहीं कर पा रहे हैं, राइट। देन नॉर्मेटिव और ऑप्टिमाइजेशन मॉडल, बेस्ट ऑप्टिमल सॉल्यूशन हमें फाइंड आउट करना है अपनी प्रॉब्लम के लिए ताकि हम लोग अच्छे से प्लानिंग कर पाए, राइट, कि दिस मॉडल प्रोवाइड द बेस्ट और ऑप्टिमल सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम यूजिंग एन अप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन। इस मॉडल से हमें क्या मिलेगा, जो भी बेस्ट ऑप्शन है, बेस्ट सॉल्यूशन है, वो हम पता कर पाएंगे और उसके अकॉर्डिंग हम लोग नई प्लानिंग और नई स्ट्रेटेजी बना पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल
Mathematical programming models are formulated for the optimizing the given objective function. Mathematicals के जो भी प्रोग्रामिंग लाइक लीनियर प्रोग्रामिंग, ये सारे जो मॉडल्स है वो हम लोग यहाँ पे यूज कर पाएंगे. These models are also called prescriptive models because they prescribe what the decision maker ought to do. यहाँ पे हमें प्रिस्क्रिप्शन देगा, पहले से ही बताएगा, हमारे इस मॉडल के थ्रू हमें पता चलेगा हमें क्या एक्शन लेना है. हम जैसे डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन लिख के देते हैं, वैसे यहाँ पे भी हमें प्रिस्क्रिप्शन मिल जाएगा कि हमारी प्रॉब्लम के लिए हमें आगे क्या काम करना चाहिए. देन क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द टाइम रेफरेंसेस, टाइम के बेसिस पे. Static model represent a system at a particular point of time and do not take into account change over a time. Static model क्या है? फिक्स्ड है, राइट. एक ही पॉइंट ऑफ टाइम पे हम लोग उसको यूज कर सकते हैं, ये बार बार चेंजेस नहीं करा जा सकता. फॉर एग्जाम्पल, इन्वेंट्री मॉडल कैन बी डेवलप एंड सॉल्व to determine an economic order quantity assuming that demand and lead time would be remain the same throughout the planning period. जो inventory models है जिसमें अगर हमें फाइंड आउट करना है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, तो जितने भी टाइम पीरियड के लिए हम लोगों ने हमको इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी फाइंड आउट करनी है, तो वहां पे हमेशा हमारी डिमांड, दैट इज अगर आप लोग को ईओक्यू मॉडल आपने पढ़ा हो, और ईओक्यू मॉडल का फॉर्मूला है अंडर रूट 2 एनुअल डिमांड इनटू कॉस्ट डिवाइडेड बाय होल्डिंग कॉस्ट, राइट. और लीड टाइम, लीड टाइम मतलब क्या होगा कि हमारे पास जो गुड्स आने में कितना टाइम लग रहा है वो. तो एनुअल डिमांड और लीड टाइम यहाँ पे क्या क्या रहेगा, हमेशा कांस्टेंट रहेगा, स्टैटिक रहेगा, फिक्स रहेगा, राइट. देन डायनामिक मॉडल्स में क्या होंगे, चेंजेस होंगे, वो हमेशा क्या होते जाएंगे, टाइम के साथ चेंज होते जाएंगे. Like sequence of interrelated decision over a period of time are made to select the optimal course of action in order to achieve a given objective. जब भी हमें कोई भी डिसीजन लेना होगा तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हम लोग क्या करते जाएंगे, अपने डिसीजन के सीक्वेंस को चेंजेस करते जाते हैं. क्यों? क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव चेंज होगा, ऑब्जेक्टिव चेंज होंगे तो उसके रिगार्डिंग हमें जो एक्शन लेना है वो भी चेंज होता जाएगा, राइट. तो जहाँ पे वेरिएशन आएंगे, चेंजेस आएगा, वो क्या हो जाएगा, डायनामिक मॉडल. और जो पर्टिकुलर टाइम के लिए फिक्स रहेगा वो क्या हो जाएगा, स्टैटिक मॉडल. क्लासिफिकेशन ऑन द बेस्ड ऑफ डिग्री ऑफ सर्टेनिटी, कितना सर्टेनिटी, कितना हमें प्रॉपर सर्टेन पहले से बता पाएगा हमारा रिजल्ट क्या आएगा, उसके बेसिस पे. डिटरमिनिस्टिक मॉडल, तो पहले देखते हैं डिटरमिनिस्टिक मॉडल क्या है. इफ ऑल द पैरामीटर्स, constants and functional relationships are assumed to be known with the certainty when the decision is made, then it is known as deterministic. की पहले से ही हमें पता है हमारे डिसीजन के लिए हमें कौन से वेरिएबल पे हम लोग काम करने वाले हैं, कौन सा फंक्शन हमने यहाँ पे यूज किया है, कौन सा मॉडल अप्लाई किया है, क्या क्या पैरामीटर्स है हमारे डिसीजन लेने के लिए, उन सब कुछ के बारे में हमें पहले से ही पता है, सब इंफॉर्मेशन हमारे पास पहले से ही है. अब उसमें कोई चेंजेस नहीं होने वाला है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सर्टेनिटी है हमारे पास, पहले से हमें सारी इंफॉर्मेशन है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, डिटरमिनिस्टिक मॉडल. प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल क्या हो जाएगा, इफ एटलीस्ट वन पैरामीटर और अ डिसीजन वेरिएबल इज रैंडम, राइट. तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल. कि अगर कोई भी एक हमारे डिसीजन के रिगार्डिंग कोई भी एक पैरामीटर या कोई भी एक वेरिएबल रैंडमली चेंजेस होता रहेगा, जरूरी नहीं है कि सारे के सारे वेरिएबल्स ही हम प्रिडिक्ट करके रख रहे हैं, पर कोई एक भी वेरिएबल्स होगा, अगर वो भी रैंडमली प्रोबेबिलिटी के थ्रू अगर हम उसका जजमेंट कर रहे हैं, तो भी उसको क्या बोला जाएगा, प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल. This means consequences, that is payoff due to certain changes in independent variable. कि अगर हम लोग ने independent variable में कुछ changes कर रहे हैं जिसकी वजह से हमें कुछ ना कुछ कॉस्ट बेयर करना पड़ेगा, राइट. तो वो क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिस्टिक
मॉडल। क्यों? क्योंकि वहां पे हम लोग के पास कोई सर्टेनिटी नहीं है। हम जो पहले एग्जांपल लिया था उसी पे बात करते हैं, बारिश और फसल। अब बारिश में कितना क्या चेंजेस होगा हमें क्या पता, वहां पे अनसर्टेनिटी है बारिश के बारे में, बट उसकी वजह से मुझे मेरी फसल के लिए कुछ ना कुछ कॉस्ट बियर करना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल। तो आज के लिए बस इतना ही। आज हमने मीनिंग ऑफ ऑपरेशन रिसर्च एज अ प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड एंड सबसे लास्ट में हमने देखा मॉडल्स ऑफ ऑपरेशन रिसर्च। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो आप प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मेथड फॉर सॉल्विंग ऑपरेशन रिसर्च, methodology और a process of operation research and कहाँ कहाँ पर ऑपरेशन रिसर्च अप्लाइड होता है इसके बारे में बात करेंगे। थैंक यू सो मच।